हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका इंडियन हिस्ट्री, और ये मैं कहाँ से कराने वाला हूँ ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये है लूसेंट से, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाली बुक से। लूसेंट की एक बुक आती है ना ऑब्जेक्टिव की, मतलब एमसीक्यू की, तो उसी से कराने वाला हूँ। और बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। और जिस भी क्वेश्चन के बारे में जितना डिटेल हो पाएगा उतना डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। जितने भी मेरे जहन में है, जितना कुछ मैं जानता हूं, सब कुछ आपके सामने रखूंगा। अब चूंकि ये फर्स्ट क्लास है तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताते चलूं। जैसे कि एक्स्ट्रा कौन सी बातें करनी होगी मुझे इस बुक के बारे में। कई लोगों के पास ये पुरानी सी बुक होगी लूसेंट ऑब्जेक्टिव की, उसमें आप देखोगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये जो न्यू एडिशन की बुक है इसमें आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन से है ना। और इसी चैप्टर से हम लोग अभी देखने वाले हैं। और जिसके पास भी ओल्ड वर्जन की बुक है, आप 4th नंबर चैप्टर तक वेट कर सकते हो। मतलब 4th नंबर चैप्टर में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसके बाद सारे कंटेंट सेम है ना। कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं सारे चैप्टर में, तो वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप न्यू बुक खरीद चुके हो इसके, तो आप इंट्रोडक्शन से देखने वाले हो। और हैरत की ये बात है कि मैं भी पुराने ही बुक से पढ़ रहा था और पहले पढ़ा हुआ भी था। और जब मुझे पता चला, किसी ने बताया कि सर न्यू एडिशन में कुछ ऐड किया गया है, तो उसको मैं जा कर के चेक किया तो देखा कि हाँ जी कुछ चैप्टर तो ऐड किए गए हैं। तो मैं न्यू बुक भी खरीद लिया और इसमें देखा कि 3 चैप्टर हिस्ट्री में कुछ ऐड किया गया है इसमें। और फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन में है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो मुझे लगा था कि अगर न्यू एडेड हैं तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर मुझे उसके लिए कंटेंट ढूंढने होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरे सारे नोट्स से ही, मतलब जो मैं पुराने नोट्स बना चुका था, मतलब अराउंड 2014-15 में, तब के नोट्स में सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। मतलब सब कुछ, मुझे अलग से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए मतलब एक समझ सकते हो कि ईजी काम हो गया। और सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा, है ना। अब ये बातें थी बुक के बारे में। सेकंड बात है पर्सनल गाइडेंस के बारे में। देख लो, ये नंबर व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए पर्सनल गाइडेंस, इसमें होता ये है कि पहले आपको टास्क दिया जाता है फ़िलहाल के लिए, वोकैब के लिए। तो उस टास्क को आपको कंप्लीट करना होता है। टास्क जैसे कंप्लीट करोगे आपको मांगना होता है कि सर मेरे कंप्लीट हो गया, आप मुझे टेस्ट सेंड कर दो। तो अगर मैं वहाँ पर रहा तो मैं खुद कर देता हूँ, और फिर मेरे कोई स्टूडेंट रहे तो वो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टास्क और टेस्ट करते रहने से वोकैब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। प्लस क्या है कि जीएस के टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ अभी हिस्ट्री में, तो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल होंगे टेस्ट सीरीज़। इससे क्या होगा, एक बार आप वीडियो देखें, आप कुछ बातों को समझे, उसके बाद सीधा आपको टेस्ट लगाने हैं कि आपको कितने याद हैं या नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चन ही होंगे, कुछ नए भी होंगे जो मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और फिर इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन होंगे, मतलब इस बुक से भी होंगे, है ना। तो मिक्स होगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए एग्जाम में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेस्ट सीरीज़ को ये किया जाएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, मान लिया जाए पढ़ाते पढ़ाते 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो आप कहोगे सर कब कंप्लीट करोगे, कब कंप्लीट करोगे। देखो, कंप्लीट करने की बात नहीं है, सीखना सबसे ज़रूरी होता है। और ये बुक में इतना कुछ दिया हुआ है, लूसेंट की बुक में, लूसेंट बुक में इतना कुछ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, कि उसको कंप्लीट कर पाना बहुत आसान काम नहीं है। और सिर्फ पढ़ने की बात रहे तो मैं 10 दिन में पढ़ के कंप्लीट कर दूं, लेकिन सवाल तो ये नहीं है। ये है कि उसको समझ करके पढ़ना और आपको समझाना भी, कंटेंट को तैयार भी करना, है ना। तो ये टाइम टेकिंग होता है। हो सकता है 5 महीने लगे, 6 महीने लगे सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में। तो भले आप पहले से कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा है कि कुछ तो कर रहे हो, टेस्ट भी लगा रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो, है ना। तो जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग होगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस पेशेंस भी रखना है। पेशेंस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। तो आपको पेशेंस भी रखने हैं और धीरे धीरे टेस्ट भी लगाते जाना है। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं उसके उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करा दूंगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, इसी नंबर पर व्हाट्सअप करोगे कि आप जीएस के लिए आ रहे हो और फिर इंग्लिश के लिए आ रहे हो। एक चीज़ मेंशन कर देना वहाँ पे, ठीक है, कि इंग्लिश के लिए आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो और फिर जीएस के टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो ये चीज़ आप वहाँ पर मेंशन कर देना, मैं बता दूंगा क्या प्रोसेस है। इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी देने होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसलिए भी नहीं क्योंकि जो भी बंदा मेरे पास बैठ के टेस्ट सीरीज़ को तैयार करता है तो उसको कुछ तो पे करना होगा ना। इतना मेहनत भला क्यों करेगा कोई मेरे लिए। और दूसरी बात है कि मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इन सभी चीज़ों में, इतना सारा टाइम दूंगा आपके लिए। और टेस्ट सीरीज जहाँ भी बनता है उन्हें भी पे करना होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े बहुत आपको पैसे वहाँ पर देने होंगे, और बाकी वीडियो लेक्चर के कोई पैसे हैं नहीं, आप लोगों को पहले से पता है जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं। अब ज़रा बात करते हैं, देखो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। देख लो, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ आपको। जैसे जीएस को यूं ही नहीं पढ़ा जाता कि पढ़ लिए और याद हो गया। याद करने के कुछ तरीके भी होते हैं। जैसे कुछ पॉइंट को अगर आपको याद करना है तो वो क्या करता है, किसी चीज़ से लिंक कर देता है आपका ब्रेन, ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद रहे, है ना। तो ऐसा लिंक करते जाना है हमेशा जब भी जीएस पढ़ते हो। तो इसको आईक्यू से भी आप जोड़ सकते हो कि आपका आईक्यू लेवल कितना है ना। दूसरी बात क्या है कि कुछ स्पेशल मेथड भी होते हैं, साइंटिफिक मेथड होते हैं जीएस पढ़ने के। अगर आप लोग नहीं जानते होगे, मैं धीरे धीरे इसी सीरीज़ में पूरा का पूरा बता दूंगा। और मैं चाहता भी हूँ कि कुछ पॉइंट्स को मैं अभी याद करवा दूँ आपको। उसके बाद क्या होगा कि आप फ्यूचर में जब भी मेरे वीडियोस को देखोगे तो आसान होगा आपको समझना, है ना। और जो पहली बार इस मेथड से मतलब रूबरू हो रहे हो, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 2-4 बार देखना है समझने के लिए, है ना। और ये बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। इसको कहते हैं नेमोनिक मेजर सिस्टम। जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं ना, खास करके दिल्ली वगैरह में रहते हैं, इस मेथड को फॉलो करते हैं। भले वो खुलकर नहीं बताते हैं, यूपीएससी निकाल लेने के बाद अक्सर लोग नहीं बताते, लेकिन जितने भी मेमोरी गुरु हैं, पता ना मेमोरी गुरु का मतलब बहुत लोगों ने कहा होगा कि मतलब लिम्का बुक रिकॉर्ड में उनका क्या है, दर्ज है नाम मेमोरी के वजह से, वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने बना रखा है। तो ये सारे व्यक्ति जितने सब इसी मेथड को फॉलो करते हैं। और भी 2-3 मेथड होता है, जैसे शेप मेथड होता है, लिंकिंग मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से एक ये भी है, साइंटिफिक मेथड है ये, नेमोनिक मेजर सिस्टम। इसको ध्यान से आप लोग समझना। ऐसे नहीं कि मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने में तो इसको छोड़ ही दो, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको आपको पकड़ के रखना है। जितने भी डेट से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, है ना, और नंबर से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से याद कर लोगे आप। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ। और एक ही मेथड, मतलब यही वाला मेथड, हालांकि मुझे 3-4 मेथड बताने हैं, 4 मेथड, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको याद रख लेना है। कैसे याद रखोगे ये भी मैं हिंट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। और नेमोनिक मेजर सिस्टम के बारे में आप लोग विकीपीडिया वगैरह में सर्च कर सकते हो। ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेथड है, ऐसा नहीं कि मेरा बनाया हुआ मेथड है ना। तो आपको इसको क्या करना है, फॉलो करना चाहिए। देख लो, कोड है यहाँ पर कुछ दिया हुआ कि 0 के लिए क्या कोड होता है ना, 1 के लिए क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है। तो इसको आपको याद रखना है। मैं याद करवाने की कोशिश भी करता हूँ। देख लो, ये है आपका 0 के लिए कोड होता है Z और फिर S। कैसे याद रखोगे कि 0 का कोड होता है Z और S। अभी आपको कुछ देर के लिए लग रहा होगा कि क्या यूनिक चीज़ बता रहा हूँ या फिर क्या एकदम डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं याद किया हूँ हर चीज़ों को, आप भी उसी तरीके को फॉलो करो, क्योंकि पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, है ना। तो सेम मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। जो मैं करता हूँ वही मैं चाहता हूँ कि आप भी करो। तो देख लो, इसको याद करो। 0 के लिए होता है Z और फिर S। ध्यान रखना है कैसे याद रखोगे। 0 को हम लोग कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, 0, है ना, ये Z से स्टार्ट होता है, तो याद रख लोगे कि 0 का कोड होता है Z। हिंदी में क्या लिखते हैं, इसको शून्य लिखते हैं, है ना। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो SUNY ऐसे होगा, मतलब S का भी क्या कोड है, 0। ठीक है, 0 का कोड ZS और फिर ZS का कोड 0, बात बराबर है। ऐसे ध्यान आपको रखना है। तो ध्यान रखना कि 0 के लिए कोड है Z, 0, S से स्टार्ट होता है तो S। 1 के लिए T और फिर D। देखो कैसे याद रखोगे, 1 ऐसे लिखे, इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐसे लिखे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, एक और 1 यहाँ पर बिठा दो, तो ये T बन जाएगा। तो ध्यान रखना 1 का कोड क्या है, T। D, देखो D को कैसे याद रखेंगे, हिंदी में पता है 1 को ऐसे लिखा जाता है, 1 2 3, है ना, 4 ऐसे लिखा जाता है। अगर आप हिंदी जानते होगे तो, मैं पढ़ा हूँ, खास करके मैं विद्या मंदिर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारे हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं। जैसे 6 को ऐसे लिखा जाता है ना, 7 को ऐसे लिखा जाता है 6 के जैसा। तो आपको समझना होगा थोड़ा सा कि 1 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और इसको अगर आप रोटेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी D बन जाएगा वो। तो ध्यान रखना कि 1 का कोड क्या है, T है और D है, बोलना नहीं है, ठीक है। 2 देखो N जैसा ही लग रहा है, अगर N को रोटेट कर दो 1-2 बार तो 2 के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये। 3 का कोड है M, तो ये भी याद रखो, है ना। 3 को अगर रोटेट करो तो कभी ना कभी M बन जाता है, तो 3 का कोड है M। 4 को कैसे याद रखोगे, मान लो 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, FOU, है ना, FOUR, लास्ट में R है 4 में, तो ये भी ध्यान रखो कि 4 के लास्ट में R है, तो R का कोड आपका 4 है।
4R है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। 5 के लिए देख लो L, 5 के लिए L, तो इसको कैसे ध्यान रखोगे? 5 में देखो एक ये वाला लाइनिंग है, इसी तरीके से L में एक छोटा सा ऐसे है, तो इस कहीं ना कहीं लिंक करके आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको हमेशा फॉलो करना है, तो किसी तरीके से आपको याद रखने ही होंगे। तो 5 के लिए आपका L है, ठीक, ध्यान रखना 5 के लिए क्या है? L है। 6 का कोड है G, J, CH और SH, ये दोनों खुद से याद रख लो। बाकी देखो J ऐसा है, इसको मॉडिफाई करेंगे, यहाँ तक सटा दो, फिर टिल्ट करते रहो, कभी ना कभी ये 6 के जैसा हो सकता है बन जाए, है ना। तो ध्यान रखना है कि 6 का कोड है आपका क्या? 6 का कोड है J और G भी। G को देखो अगर ऐसे लिखते हैं बुक में, है ना, इसको सटा दोगे तो ये 6 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 6 का कोड कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे? इस तरीके से J और G, मतलब 6 का 4 कोड होता है, ध्यान में रखना, G, J, CH और SH। अब भी याद रख लो, है ना, ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्ट ना लगे। तो 6 का कोड है आपका G, J, CH और SH। ध्यान रखना जब भी सिंगल H रहेगा कहीं भी तो उसको स्ट्राइक कर देंगे, मतलब काट देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड है, कहाँ यूज़ होगा, आज ही के क्लास में बहुत कुछ सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ देख लो 6 का कोड मैंने बताया G, J, CH और SH। 7 का कोड है K और C, इसको भी ध्यान में रखो, 7 को K और C खुद से याद रखो, 7 का KC, 7KC, 7KC, है ना। फिर 8 का V और F, 8 का है VF, 8VF, ऐसे याद रखो। 9 देखो, 9 को ही आप 2 बार रोटेट कर दो, 3 बार, है ना, तो कभी ये P के जैसा बन सकता है और फिर B के जैसा बन सकता है। तो ध्यान रखना 9 के लिए P और B आपका कोड है, समझ गए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने वॉवेल्स होते हैं उसको जहाँ भी मिल जाए उसको सीधा काट देना है। A, E, I, O, U जहाँ भी दिख जाए काट देना है आपको सिंपली। W, X, Y और H अभी अभी बताया, CH एक साथ रहे तो उसको रखना है, SH एक साथ रहे तो उसको रखना है, लेकिन सिंपल एक सिंगल H रहे तो उसको काट देना है। जैसे H को काट देंगे और W और X और Y को काट देंगे, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखो। इसका यूज़ कहाँ है ये मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, तो बहुत हम लोग डेट के बारे में पढ़ते हैं ना, कि कौन सा डेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सा एरा कब स्टार्ट हुआ, कौन सा संवत कब से, कौन सा कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ, है ना। तो उसके बारे में ज़रा जानेंगे। तो देख लो इसका यूजेस अभी बता देता हूँ, क्या इसका यूजेस है। यहाँ देख लो, आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि विक्रम संवत, 2-3 तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विक्रम संवत के बारे में देखा होगा क्वेश्चन आपने कभी, अगर पीसीएस की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा, या फिर एसएससी सीजीएल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिला है, ये और आपका इसमें रेलवे के एग्जाम में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको मिला होगा विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, है ना, हर्षा संवत, हिजरी संवत और लक्ष्मण एरा। तो ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि यूपीएससी और एसएससी के किसी के एग्ज़ाम में इसका सीक्वेंस बताने को बोला था कि पहले कौन आया है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना था, ऐसा क्वेश्चन दिखा है मुझे। तो देखो कैसे याद रखोगे। विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है 57 बीसी में, मत भूलना है इसको, अभी याद करवा दूंगा कि ये नंबर को कभी नहीं भूल पाओगे आप, ठीक है। फिर है शक संवत, शक संवत 78 एडी में स्टार्ट हुआ। गुप्ता संवत 320 एडी में स्टार्ट हुआ। हर्षा संवत 605 अभी 606 एडी में स्टार्ट हुआ। हिजरी 622 में। लक्ष्मण एरा 11 एंड 19 एडी में स्टार्ट हुआ। कैसे याद रखोगे, मैं याद करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। और इसके बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं लूसेंट के बुक में। अब जरा देखो कैसे याद रखोगे। मैं एक कोड दिया हूँ आपको, इसके पहले कोड सिखाया। तो देखो विक्रम मान लिया जाए, कैसे याद रखोगे ये तरीका मैं बता, देखो कैसे ध्यान देना है आपको। ये विक्रम है, विक्रम नाम का कोई एक स्टूडेंट है, मतलब आपके सहपाठी हैं, आपके क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि विक्रम एक ऐसा लड़का है जिसको हर कोई लाइक करता है। क्या करता है? विक्रम एक लड़का है, बस स्टोरी से लिंक करते जाना है, आपके इमेज बनाने हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो आप बस बनाते चलो। कल्पना करो कि विक्रम नाम का कोई लड़का है आपके क्लास में, उसे हर कोई पसंद करता है, उसे हर कोई लाइक करता है, तो विक्रम का कोड हो गया आपका लाइक। और अभी अभी मैं बताया कि जब भी कोई कोड रखो किसी चीज़ को याद रखने के लिए, तो उसमें जितने भी वॉवेल होते हैं या फिर WXYH होते हैं उसको स्ट्राइक कर देना है। इसमें क्या क्या काटोगे आप? आई को काटोगे, ई को काटोगे, है ना, क्योंकि वो दोनों क्या हैं? वॉवेल हैं। बच क्या गया आपका? एल और के। तो एल का कोड क्या होता है? अभी बताया था 5 होता है ना, 5 होता है। और
के का कोड होता है 7, तो आपको ध्यान रखना है कि 57 इसका मीनिंग है। लाइक लिखा, इसका कोड दिया विक्रम का कोड लाइक, तो लाइक से हम क्या करेंगे 57 कैलकुलेट कर लेंगे। याद रखने की कोशिश ही नहीं करनी है आपको। क्या करना है, सिंपल एग्जाम में देखना है। अच्छा, विक्रम संवत के बारे में पूछा है, हाँ विक्रम एक क्लास में एक लड़का था जिसे हर कोई लाइक करता था। लाइक लिखोगे सिंपल, और अगर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैबिट सी हो जाएगी आपकी, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, मन में ही आई और ई को उड़ा देना है। एल का कोड जानते हो 5 और के का कोड 7, 57 पे डायरेक्टली आपको टिक लगा देना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक। तो जरूरी नहीं कि इस डेट को याद रखना है, इससे रिलेटेड जो भी मैं कोड देता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी बताता हूँ, उसको बस माइंड में रखना है कि विक्रम नाम का लड़का था, उसको हर कोई लाइक करता था। इसी तरीके से यहाँ पर शक को ऐसे लिखते हैं ना, शक एरा, और फिर कह सकते हो शक संवत बोलो, शक कैलेंडर बोलो। एरा एग्जाम में कंफ्यूज मत करना, एरा कैलेंडर ये सारे एक ही वर्ड हैं, है ना। कैलेंडर, और फिर कभी कभी आपको मिल जाएगा संवत, है ना, संवत ऐसे करके मिलेगा, शक संवत, विक्रम संवत, है ना। इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो शक का क्या यहाँ पर कोड है, कवि मतलब पोएट, है ना, जो कवि लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या रखना है कि जब भी शक संवत एग्जाम में आ जाए तो ध्यान में रखना है कि शक संवत कि हाँ, तो शक कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो कवि लोग करते हैं, है ना। कवि लोग हर चीज़ के ऊपर बहुत शिद्दत से शक करेंगे और शिद्दत से पोएम को क्रिएट भी कर देंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि इसके ऊपर क्या स्टोरी बताया कि कवि लोग जो होते हैं वो हमेशा शक के दृष्टि से देखते हैं हर किसी को, खास करके राजनेता लोग को, है ना। नेताओं को क्या करते हैं, बहुत शक की दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर कविताएं लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शक पूछ दिया तो शक के से क्या आपको ध्यान रखना है कि शक करते हैं कौन, कवि लोग, है ना। तो शक का कोड हो गया कवि। अब यहाँ से देखो ए और आई को उड़ा दोगे, क्यों, क्योंकि ये वॉवेल है, बच क्या गया के और वी। तो के का कोड होता है आपका 7 और वी का कोड होता है आपका 8, तो 78 आप देख लोगे और सीधा टिक लगा दोगे एग्जाम में, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। फिर एक गुप्ता देख लो, गुप्ता एक कास्ट का नाम है ना, जैसे गुप्ता, शर्मा, वर्मा ऐसे होते हैं ना, इसी तरीके से गुप्ता एक कास्ट का नाम है। तो गुप्ता कौन सी जाति का नाम है, मनुष्य जाति का नाम है। तो गुप्ता का कोड हो गया आपका मनुष्य, ध्यान देना, गुप्ता का कोड हो गया आपका मनुष्य। मनुष्य में देखो ए को स्ट्राइक करो क्योंकि वॉवेल है, यू को करो, वाई को करो, यहाँ बताया था वाई को करना है ना, फिर ए को करो, बच क्या गया आपके पास, एम बच गया, एन बच गया और एस बच गया। एम का कोड मैं बता चुका हूँ कि 3 होता है, एन का कोड बता चुका हूँ 2 होता है, एस का कोड बता चुका हूँ 0 होता है। तो 320 यहाँ पर आ जाता है। देख लो गुप्ता एरा कब से स्टार्ट हुआ, 320 AD में। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको ध्यान देना है, अच्छे से सीखना है। इतना मैं डीपली नहीं सिखाऊंगा, अगले बार से सीधा स्ट्राइक कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि इसका ये कोड है और इस कोड से ये मीनिंग निकलता है, उसके पीछे की स्टोरी थोड़ा बहुत समझा दूंगा, है ना। आप खुद ही कैच कर पाओगे। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा टाइम लगेगा ही आपको, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, इसको हर किसी को आना चाहिए। अब ज़रा देखो फिर यहाँ पर हर्षा, है ना, हर्षा संवत कब से स्टार्ट हुआ, हर्षा एरा कब से स्टार्ट हुआ, तो 605 में और फिर 606 AD में। अब देखो यहाँ पर है हर्षा। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, हर्ष नाम का एक लड़का है। अब यहाँ पर 2 लड़के का नाम आप देख लिए, एक विक्रम जिसको हर कोई लाइक करता है, एक हर्ष नाम का एक लड़का है जिसको बहुत ज़्यादा गज़ल सुनना पसंद है ना, गज़ल सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। गज़ल एक गीत है जिसको सुनना बहुत पसंद है। अब गज़ल में ए तो यहाँ से चला जाएगा, फिर ये यहाँ से चला जाएगा क्योंकि वॉवेल है। जी का कोड होता है आपका 6, जेड का कोड होता है 0 और एल का कोड होता है 5, तो 605 और 606 है, मतलब इसके अराउंड अगर 6 भी दे दिया जाए तो आप आसानी से कैच कर पाओगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि हर्षा संवत कब से स्टार्ट हुआ, 605 AD में और फिर 606 AD में। तो हर्ष का क्या था यहाँ पर कोड, गज़ल। इसी तरीके से आपको देखना है यहाँ पर हिजरी संवत। अच्छा, हिजरी संवत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर हिजरी संवत ये है, इस्लामिक ईयर जो है वो स्टार्ट होता है आपका 622 AD में। अब ये इसलिए स्टार्ट हुआ, किस खुशी में स्टार्ट हुआ, इसके पीछे की भी कहानी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन में भी बताने वाला हूँ, अभी भी बता देता हूँ। देख लो यहाँ, इसलिए ये इस्लामिक ईयर इस दिन से स्टार्ट हुआ क्योंकि उस दिन मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो मक्का से मदीना को शिफ्ट हुए थे। कहाँ से, मक्का से मदीना को माइग्रेट किए थे। तो उसी को, उस घटना को हिजरा कहा गया, उनके लैंग्वेज में इसे हिजरा कहा गया, है ना। और जिस कैलेंडर को स्टार्ट किया गया उस शुभ दिन से,
उस कैलेंडर को कहा गया हिजरी कैलेंडर या फिर हिजरी संवत या फिर हिजरी एरा स्टार्ट हुआ है ना, इस्लामिक एरा कह सकते हो आप 622 AD में। तो कहानी तो पता चल गया, ये हकीकत है जो मैं बताया, यही हकीकत है कि मक्का से मदीना जब वो गए थे मोहम्मद पैगंबर साहब, तो उसी घटना को हिजरा कहा गया और उसी दिन से जो स्टार्ट किया गया न्यू कैलेंडर को, इस्लामिक एरा जो स्टार्ट किया गया उसको कहा गया हिजरी है ना, हिजरी कैलेंडर। तो ये स्टार्ट हुआ था 622 में। अब इससे एक फॉल्स स्टोरी मैं ये बता रहा हूँ कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब जा रहे थे मक्का से मदीना की ओर, तो रास्ते में जितने लोग मिले उन्हें खाने के लिए गन्ना दिए, है ना। क्या ऑफ़र किए? गन्ना। इसको अपने सेंटीमेंट से नहीं जोड़ना आपको, है ना, क्योंकि याद कराने का एक ये है, गन्ना दिए। अब इसको हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना, गन्ना। यहाँ से ए चला जाएगा, यहाँ से ए चला जाएगा, बचेगा क्या? जी। जी का कोड होता है 6, एन और एन का कोड होता है 2 and 2। 622 AD में हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ध्यान आपको क्या रखना है यहाँ से स्टोरी कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो जब रास्ते में जा रहे थे मक्का से मदीना की ओर, तो उन्हें रास्ते में लोगों ने क्या ऑफ़र किया खाने को? गन्ना ऑफ़र किया। गन्ना लिखोगे और इसका कोड डिकोड कर लोगे, 622 AD आ जाएगा आपका, है ना। फिर देखो लास्ट वन बच जाता है ये लक्ष्मण एरा। लक्ष्मण एरा कौन स्टार्ट किए थे, कैसे किए थे, ये मैं सब बताने वाला हूँ, क्वेश्चन आने वाला है वैसे भी। देख लो, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ देता है कई बार और डेट तो पूछता ही पूछता है। लक्ष्मण एरा स्टार्ट हुआ आपका 11 and 19 AD में। कैसे याद रखोगे देख लो। अब आप लोग रामायण देखे होगे, है ना। अब लक्ष्मण जाते हैं कहाँ पे? समुद्र के किनारे। तो वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से टाइड आता है। टाइड मतलब समझते हो, ज्वार भाटा जो होता है ना, समंदर में, वो बहुत ज़्यादा उफान मारने लगा, टाइड आ गया, है ना। अब जैसे वो धनुष उठाते हैं लक्ष्मण जी, वैसे वो दब जाता है, वो टाइड जो है वो धीमा पड़ जाता है ना। पहले ऐसे ऐसे करके आ रहा था और जैसे वो लक्ष्मण जी उठाए अपना तीर धनुष, वो दब गया। तो आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मण एरा से क्या आपको ध्यान रखना है? टाइड आया और बाद में दब गया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब इसको डिकोड कर लो। आई यहाँ से चला जाएगा, ई चला जाएगा, बचेगा क्या? टी और डी, और दोनों का कोड होता है 1 and 1। डी का फिर होता है 1 और बी का होता है क्या? बी का होता है आपका 9, है ना। तो इस तरीके से आप देख लोगे कि 11 and 19 AD इसका आ जाएगा। अब ध्यान रखना है कि BC और AD कैसे याद रखना है। तो जितना भी कुछ मैं बताया उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही BC में है, और वो कौन सा है? विक्रम संवत। कब है? 57 BC में, ध्यान रखोगे। तो विक्रम एरा स्टार्ट हुआ 57 BC में, बाकी सारे के सारे AD में हैं। इस चीज़ को भी ख्याल रखना, बस एक ही है विक्रम संवत। हिंट कर दिया सब कुछ। तो ये सारे मेथड को आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि निमोनिक मेजर सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड है पढ़ने के, जीएस पढ़ने के। सबके कोड में बता देता हूँ। 0 का है Z और S, 1 का है T और D, 2 का है N, 3 का है M, 4 का है R, 5 का है L, 6 का है G, J, CH और SH। नेक्स्ट आपका 7 का K and C, और आपका 8 का है V and F, 9 का है P and B। सबका कुछ ना कुछ तरीका बता ही दिया हूँ आपको, इन दोनों को खुद से ही याद रखने हैं। और जहाँ भी आपको दिख जाए वॉवेल्स उसको काट देना है, और W, X, Y और फिर H आ जाए सिंगल H तो उसको भी काट देना है ना। और एग्जाम्पल में अभी बता दिया। अब देखना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप यूं ही टिक लगा पाओगे। अब हम लोग क्या करते हैं, लूसेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये मेथड को मैं ऑलमोस्ट सब के सब चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो आपको क्या करना है, इस मेथड को नहीं भूलना है, याद रखना है सारे कोड, ठीक है। कुछ तो यूनिक पढ़ोगे ना, आपको पता ही है आप लोग जिस तरीके से पसंद करते हो मुझे कि हर चीज़ आप यूनिक तरीके से बताते हो। और फिर जो भी है, जैसे मैं टास्क और टेस्ट वाला चीज़ लाया था, जितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाए और जितने लोग कंसिस्टेंट रहें उनसे जा कर के मिलो, फिर आपको पता चलेगा कितने जल्दी से वोकैब को याद किए हैं। तो इसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हुए, कुछ नए तरीक़ों को फॉलो करते हुए, जो आप नहीं जानते थे आज तक, अनभिज्ञ थे इन चीज़ों से, तो उन चीज़ों को भी फॉलो कराते हुए मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो जीएस को आसानी से। मुझे भी जीएस पढ़ना बहुत पसंद है, और हालांकि मेरा बैकग्राउंड जीएस का नहीं रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का, लेकिन इंटरेस्ट मेरा बहुत शुरू से रहा है, और कह सकते हो कि बचपन से रहा है। अब जरा देख लो, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पूछा हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, कौन नहीं जानता इसका आंसर? पास्ट के स्टडी को ही हिस्ट्री कहते हैं, है ना। इससे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, देख लो। हिस्ट्री तो जान जाते हैं, कई बारी दे देता है एग्जाम में कि हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी पूछ देता है। अब अगर वहाँ पर ऑप्शन में रहे हिस्ट्री, तो आपको लग सकता है कि कहीं कंफ्यूज करने के लिए हिस्ट्री का कोई नया नाम होगा हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टो आ रहा है तो हिस्ट्री नहीं है ये, हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं। तो हिस्टोलॉजी किसका स्टडी को कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ समझते हो, टिश्यूज़
उत्तक जिसको हिंदी में कहते हैं, बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं 2-4 सेल्स मिल करके क्या करते हैं टिश्यूज़ बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी कहते हैं और हिस्ट्री है पास्ट के स्टडी को। अब सेल के स्टडी को क्या कहते हैं ज़रा देख लो। सेल मतलब जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं उसके स्टडी को क्या कहते हैं, उसके टिश्यूज़ के तो बता दिया कि हिस्टोलॉजी कहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं करना हिस्ट्री से। तो सेल के स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मुझे रूट वर्ड्स बहुत अच्छे से आते हैं तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जल्दी आ जाती हैं, है ना। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेल के स्टडी को, स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब ज़रा देख लो, हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन। अब इससे रिलेटेड आप बचपन में ही पढ़े होंगे कि हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन। तो सिंपल सी बात है, हेरोडोटस। इसका आंसर होगा आपका हेरोडोटस। दिख रहा है कहीं हेरोडोटस, बी नंबर ऑप्शन में यही है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़े होंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए इसमें, लेकिन यही क्वेश्चन आप पहले से पढ़े होंगे और ये फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो हेरोडोटस इसका आंसर है। फिर है नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट हिस्ट्री बेसेस ऑल इट्स कंक्लूजन्स ऑन रैशनल एविडेंसेस। देखो यहाँ पर देखो, आपको इसके तह तक नहीं जाना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पीछे के क्या फिलॉसफी है, तो इतना कुछ नहीं समझना है। आपको सिंपल सा क्या देखना है कि ये सेंटेंस कहीं भी आपको देखने को मिल जाए। वैसे नेट और जेआरएफ का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी डीप क्वेश्चन होते हैं, और डीप इसलिए होता है क्योंकि आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना होता है, और भी सब्जेक्ट के देने होते होंगे, नहीं पता उतना, लेकिन हिस्ट्री उनका मेन सब्जेक्ट है तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। ठीक है, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो तो आपके लिए तो आपको पता ही होगा, हिस्ट्री की अलग से एक बुक पढ़नी होती होगी और फिर उसके लिए अलग से ऑब्जेक्टिव की बुक आती है। जितनी मोटी बुक आप देख रहे हो ये लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव की, उतने मोटे मोटे बुक आते हैं नेट और जेआरएफ के अलग से, हर एक सब्जेक्ट के, है ना। तो वो जरूरी नहीं कि हर किसी को पढ़ना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देख लो, इसको देख लो कि हिस्ट्री बेसिस ऑल इट्स कंक्लूजन्स ऑन रैशनल एविडेंसेस। अगर ये सेंटेंस के बारे में पूछ दिया जाए कि किसने कहा है इस सेंटेंस को, तो ध्यान देना हेरोडोटस ने ही इस सेंटेंस को कहा है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन जो थे, फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हें कहा जाता है हेरोडोटस को, उन्हीं का लाइन है हिस्ट्री बेसिस ऑल इट्स कंक्लूजन्स ऑन रैशनल एविडेंसेस। इसके फिलॉसफी के पीछे हमें नहीं जाना। 4th नंबर देख लो क्या कह रहा है, यहाँ पर पूछा द हिस्ट्रीज इज़ रिटन बाय, मतलब ये बुक का नाम है, ये किसने लिखा भाई, तो इसको भी देख लो, इसको भी लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा, तो इसका भी आंसर है आपका हेरोडोटस। नेक्स्ट आपका द टाइटल क्या है बुक का नाम देख लो, फादर ऑफ हिस्ट्री हैज़ गिवन टू। अच्छा, ये बुक का नाम नहीं है, मतलब ये टाइटल किन्हें मिला है, फादर ऑफ हिस्ट्री का किन्हें कहा गया, तो अभी बताया, वो भी बताया गया है हेरोडोटस को। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन तो यही थे। अब यहाँ पर देख लो 6th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु सेज, मतलब कौन बोला है ऐसा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास खुद को दोहराता है। ये कई बार आप सुने होंगे ऐसा डायलॉग, है ना, इतिहास खुद को दोहराता है। तो जरा देख लो हाँ कौन कहा है ये, इसका आंसर देख लो, हेज़ल है, कार्ल मार्क्स है, और फिर कल्हान है, और फिर बरानी है। अब बरानी होना चाहिए था, हालांकि देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपका हेज़ल नाम के व्यक्ति ने। 1st नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, हेज़ल नाम के व्यक्ति ने कहा है, मतलब हिस्टोरियन ही रहे होंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। ये फेमस डायलॉग है इसलिए इसको याद रखना जरूरी भी है। तो ध्यान देना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कौन कहा है, तो हेज़ल नाम के व्यक्ति ने कहा है। अब ज़रा देख लो आगे, देखो 7th नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। अब कौन सी बात हो गई भाई, ये तो बोल भी रहा है और फिर उल्टा बोल रहा है कि नहीं सीख सकता, इसके फिलॉसफी के बारे में भी नहीं जाना, बहुत मीनिंग भी नहीं समझना, है ना। ये किसने कहा है, इसके बारे में ज़रा देख लो, तो ये आपका किसने कहा है, क्या है ये, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, तो ये भी कहा है हेज़ल साहब ने। ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ज़रा देख लो एक सेकेंड, पीछे क्वेश्चन छूट गए ना, नहीं यहाँ तक तो सही है, चलो ठीक है। हाँ, ये भी कहा है हेज़ल ने,
तो ध्यान रखना, हेजल ने 2 सेंटेंसेस को कहा है। पहला, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और सेकंड लाइन है आपका, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। ये भी कहा है हेजल साहब ने, तो ये भी ध्यान रखना। 7 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर देख लो, हु सेड ऑल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। देख लो, एक मैं आपको हिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक क्लास के बारे में, जितने भी समाज में डिफरेंट क्लास के लोग होते हैं, है ना, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, फिर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास इसको बोलते हैं, फिर उच्च कोटि के लोग जो होते हैं, एलिट क्लास के लोग, है ना। तो क्लास के बारे में जब भी कोई शब्द आ जाए, जब भी कोई सेंटेंस याद अगर आपको वहाँ क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, तो ध्यान रखना, जब भी क्लास स्ट्रगल या फिर क्लास के बारे में जब भी ऐसा कुछ पूछे और आपको लग रहा है कि ये हिस्ट्री से है या फिर इकोनॉमिक्स से है, तो आप या फिर पॉलिटी में भी कहीं कहीं आपको पूछ सकता है कार्ल मार्क्स के बारे में, तो सिंपल सी बात है, सीधा टिक लगा देना है कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लास वर्ड देखते ही इस तरीके के जब भी कोई सेंटेंस स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो कार्ल मार्क्स के ऊपर आपको सीधा टिक लगा देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स इसका क्या है, आंसर है। देख लोगे यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कई चीज़ें कार्ल मार्क्स के बारे में। 9th नंबर देखो, पढ़ो इसको, CDS का क्वेश्चन है। CDS को भी कंडक्ट ये UPSC ही कराता है शायद। देख लो, विच वन अमंग द फॉलोइंग सम्स अप मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री। मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में, जो 8 नंबर का आंसर था कार्ल मार्क्स, उसके बारे में पूछ रहा है ये कि कौन सा व्यूज़ जो है हिस्ट्री के बारे में सम अप करता है, मतलब एक तरह से समराइज़ करता है। तो देख लो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर है, हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द वॉर्स बिटवीन वेरियस पीपल। फिर है, हिस्ट्री इज़ अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड क्लासेस। अब आपको कुछ नज़र आया क्लास के बारे में कहीं दिया हुआ है यहाँ? जी हाँ, सेकंड ऑप्शन में ही क्लास दिया हुआ है ना। मतलब ये कह रहा है कि हिस्ट्री जो है वो किस चीज़ का एक सीरीज़ है, तो वो सीरीज़ है कि कुछ ऑपरेसर लोग, मतलब शोषक लोग क्या करते हैं, शोषित क्लास को, जो लोग को शोषण किया जाता है, उसके बीच का स्ट्रगल की कहानी है। बस ये बताना चाहता है। क्लास आपने जहाँ देखा आपको समझ आना, ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लो यहाँ पर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार्ल मार्क्स के बारे में अगेन पूछा है कि कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल फिर से आ गया, मतलब क्लास वर्ड जैसे ही देखे समझ जाना है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। यहाँ बोला है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विथ द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज। 4 थियरी यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि क्लास स्ट्रगल जो हिस्ट्री के बारे में बताया है, वो बोला है कि ये प्रोसेस है क्लास स्ट्रगल का, है ना। और ये कौन से थियरी के बेस पर इन्होंने ये कंक्लूजन को निकाला था, कौन, कार्ल मार्क्स। तो सिंपल सी बात है, देख लो यहाँ पर 4 थियरीज दिए हैं, उसमें से एक आंसर है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डी नंबर ऑप्शन। ये है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। इस थियरी के बेसिस पर इन्होंने ये निकाला था, क्या, प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो समझ आना, क्लास से रिलेटेड जहाँ भी आ जाए कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा। और यहाँ पर अगर थियरी के बारे में पूछा है कि प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया है कार्ल मार्क्स ने, कौन से थियरी के बेस पर, तो यहाँ पर ध्यान देना, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। UPSC का क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा गया है। अब फिर देखो यहाँ पर पूछा है, हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स। पास्ट के पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहा है, हिस्ट्री को डिफाइन किया इस तरीके से कि पास्ट का ही पॉलिटिक्स है। हु हैज़ हेल्ड दिस व्यू, मतलब ये किसका व्यू रहा है, ये आपको बताना है। तो 11 नंबर का आंसर आपका सीले, इसका आंसर है सीले, है ना। तो ध्यान रखना कि ये जब भी पूछ दे हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स, ये किसने कहा है, सीले नामक व्यक्ति ने। फिर यहाँ पर देख लो, फिर से है ये बहुत सारा उठपुटांग सा, है ना, क्योंकि आपको लुसेंट में कुछ आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ इतने डिफ़िकल्ट और इतने उठपुटांग सा मिलेगा कि आपको किसी बुक में नज़र नहीं आने वाला। तो ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पर क्या बोला है, मैच करने का है। यहाँ पर ऑथर दिया है और डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, कौन ऑथर ने किस तरीके से हिस्ट्री को डिफाइन किया है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर देख लो, ओकशॉट है और ट्रेवेलियन है, फिर कॉलिंगवुड है, फिर ब्यूरी है ना। ये बर्री मत पढ़ देना इसको, है ना, RRY वाला मत पढ़ देना। ठीक है, तो देख लो कौन किसने क्या कहा है, इसके बारे में हम लोग ज़रा देखते हैं। यहाँ पर देख लो, ऑक्सफोर्ड है, मैं आंसर ही सीधा बता देता हूँ कि क्या होगा। इसका आंसर है आपका, हाँ, इसका आंसर आपका कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं एक बार। ऑक्सफोर्ड जो है ए का 3rd नंबर है। 3rd नंबर कौन सा है,
ये वाला, द फैक्ट इज़ दैट द पास्ट इज़ हिस्ट्री वेरीज विथ द प्रेजेंट, ये बोला है कौन? ऑक्सफोर्ड ने। इसको याद रखना ज़रूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेट और जेआरएफ स्टूडेंट के लिए है, और मैं पहले बता चुका हूँ इनके किस तरीके से इनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। फिर भी देख लो एक बारी, ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा है कि द फैक्ट इज़ दैट द पास्ट इज़ हिस्ट्री वेरीज विद द प्रेजेंट, ये किसने कहा? ऑक्सफोर्ड ने। ट्रेवेलन ने क्या कहा है? देख लो, ट्रेवेलन ने कहा है 4th नंबर को, इसका 4th नंबर है, मतलब द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट साइंटिफिक, इट्स वैल्यू इज़ एजुकेशनल, ये बोला है, साइंटिफिक नहीं, एजुकेशनल चीज़ है। ये किसने कहा है? ट्रेवेलन ने कहा हिस्ट्री के बारे में। फिर यहाँ पर कॉलिंगवुड है, देखो 1st नंबर बोला है ये कॉलिंगवुड, मतलब इन्होंने कहा हिस्ट्री के बारे में कि ऑल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ थॉट, मतलब ये विचारों का हिस्ट्री होता है ना। और वैसे ही जो भी हिस्ट्री को लिख रहे होते हैं, काफ़ी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पेश किए हैं हिस्ट्री को। कोई गलत अगर लिख भी देता है तो गलत ही चलता रहता है सदियों तक, है ना। तो कॉलिंगवुड ने सही चीज़ कहा है कि ऑल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ थॉट, पास्ट के बारे में ये बताया है। खैर आगे देखते हैं ब्यूरी के बारे में। ब्यूरी ने क्या कहा है? देखो 2nd नंबर ऑप्शन, हिस्ट्री इज़ हरसेल्फ सिंपली अ साइंस, नो लेस एंड नो मोर, साइंस से कम नहीं है, साइंस से ज़्यादा नहीं है, ये किसने कहा है? ब्यूरी नाम के व्यक्ति ने। तो नेट जेआरएफ वाले को इस चीज़ को ध्यान देना है। और अगर आप छोटे छोटे जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर आप रेलवे की तैयारी करते हो, तो आप ये सारे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, है ना, ये सारे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। यूपीएससी नेट जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि मैं भी पीसीएस के एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। देख लो यहाँ पर, देखो 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बोला है, हु सेड दिस, हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, है ना, मतलब ना ख़त्म होने वाला डायलॉग है पास्ट की और अभी वर्तमान की, है ना। हिस्ट्री के को ये डिफाइन किया, ये किसने डिफाइन किया है? ये भी नेट और जेआरएफ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है आपका E.H. कैर, है ना। E.H. कैर नाम के व्यक्ति ने कहा है ऐसा कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर है। अब देख लो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन है ये सबके लिए यूज़फुल है ना। मैं सब कुछ समझा दूंगा, यहाँ पर टेंशन मत लो। यहाँ क्या है? BC यूज्ड विथ डेट्स, मतलब जानते हैं हम लोग कि डेट के साथ हम लोग AD यूज़ करते हैं, BC यूज़ करते हैं, है ना, कभी कभी CE भी यूज़ करते हैं। तो सबका मीनिंग मैं बता दूंगा। तो ये एक्रोनिम जो है वो किसका है, मतलब इसका फुल फॉर्म एक तरह से क्या है, तो देख लो यहाँ पर इसका क्या है। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, है ना। तो 14 नंबर का आंसर है आपका A नंबर, बिफोर क्राइस्ट, इसका आंसर है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और कई बार BC को आपका लिखा जाता है BCE, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका थोड़ा सा आंसर अलग हो जाता है। BC है तो बिफोर क्राइस्ट, लेकिन BC को BCE भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म अलग होता है। इसका होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, है ना। और कहीं कहीं आप CE पढ़ते होगे, C जिसको AD को CE भी पढ़ा जाता है, और यही है आपका कॉमन एरा। और कॉमन एरा से पहले वाले एरा को हम लोग कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, और AD को ही बोला जाता है कॉमन एरा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना। क्या क्या बताया? BCE को ही BC कहा जाता है, लेकिन BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के आने से पहले, और BCE का मतलब होता है आपका बिफोर कॉमन एरा, ये भी ध्यान रखना। AD को बोलते हैं CE, मतलब कॉमन एरा। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा 15 नंबर क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि AD का फुल फॉर्म बताओ। तो AD का फुल फॉर्म होता है आपका एनो डोमिनी, इसका भी आंसर 1st नंबर ऑप्शन ही है। एनो डोमिनी का मतलब होता क्या है? देख लो, एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। देख लो, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड मतलब लॉर्ड भगवान जीसस के बारे में कहा गया है कि जीसस जो हैं उनके एरा के बारे में बताया गया है। एनो डोमिनी का ये मीनिंग होता है कि भगवान के पीरियड वाला वर्ष, है ना, ऐसा कह सकते हैं। एनो डोमिनी का ये मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इसका ये मीनिंग होता है। तो AD का फुल फॉर्म होता है आपका एनो डोमिनी, ठीक है। तो इसका आंसर 1st नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे देख लो, यहाँ पर बोला है द ईयर ऑफ 50 BC। अब ये ज़रा देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना आसान बना दूंगा कि आप समझ जाओगे, एकदम आसान तरीके से समझ जाओगे, टेंशन मत लो। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें लोगों को। यहाँ पर दिया द ईयर ऑफ 50 BC अपीयर्ड बिफोर 150 BC। क्या 120 BC से पहले अपीयर होता है?
इन द ईयर ऑफ 150 BC, क्या 150 BC में ही ये एग्जिस्ट करता है, और फिर अपीयर्ड आफ्टर 150 BC, और फिर इन द डिकेड ऑफ 150 BC। क्या है इसका आंसर, ये ज़रा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देख लो, इसके पीछे का सारा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात देख लो, आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे नंबर लाइन, कहीं जीरो भी रहा होगा, है ना। इधर जाता है प्लस में 50, है ना, 100, 150, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है ना। मैं 50 से लिया हूँ, मान लो यहाँ जीरो है, ये नंबर लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये ठीक है। 150, फिर यहाँ रहा होगा 200, फिर यहाँ से लेफ़्ट जाते हैं -1 -2 ऐसे करके, लेकिन 1 2 ही जाते हैं, तो अभी माइनस को अगर हटा दें तो कैसे जाएंगे। मान लो 50 से स्टार्ट करते हैं, 50, फिर 100, फिर 150, फिर आपका 200, ऐसे बढ़ रहा होगा, है ना। अब ज़रा देखो, समझने की कोशिश करना। ये नंबर लाइन कहता है कि जीरो से इधर जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, इधर से जाते हैं आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन का खेल है। लेकिन समय कभी भी पीछे नहीं जाता, समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। नंबर तो हम इधर भी ले जा सकते हैं, नंबर इधर भी ले जा सकते हैं सीक्वेंस में, लेकिन समय हमेशा आगे बढ़ता है। तो ज़रा सोच करके देखो, मान लिया जाए कोई व्यक्ति 150 BC पे पैदा लेता है, जन्म लेता है, ठीक। मान लो 100 BC तक क्या हुआ, 100 BC तक उसका एज, मतलब अगर उसका जीवन काल है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 150 से लेकर के 100 BC तक, 150 BC से 100 BC। तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं बढ़ते, हम लोग ऐसे क्यों बढ़ते हैं, उल्टा क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि समय कभी भी पीछे नहीं जाता, समय पीछे नहीं जाता, समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं 150 से लेकर के वो 100 BC तक क्या था, उसका जीवन काल था। इस तरीके से काउंट करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर अगर देखते हैं 150 कि कोई व्यक्ति 150 में जन्म लिया और 200 AD में वो मर जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका जीवन काल था 150 से 200। लेकिन यहाँ 150 से हम लोग 200 की ओर नहीं बढ़ते, हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, 100 BC की ओर। क्यों, उल्टा क्यों बढ़ रहे हैं? ये उल्टा नहीं बढ़ रहे, ये नंबर लाइन पे उल्टा दिख रहा है, लेकिन समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए हम लोग समय को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि उसका जीवन काल 150 BC से 100 BC की ओर था। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? कुछ मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर पूछा क्या है, इस चीज़ को ध्यान देने की कोशिश करना। यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 BC के बारे में, कि 50 BC कहाँ लाई करता है। तो ज़रा देखो 50 BC कहाँ लाई करता है। ये तो 50 AD है, क्योंकि ये जीरो के बाद है, ये वाला है ना। ये क्या है आपका 50 BC इधर है ना, इधर की ओर जा रहा है। अब ये उसी चीज़ को ये पूछा है, क्या पूछा है कि ये कहाँ पर अपीयर होता है। तो क्या ये 150 BC से पहले अपीयर होता है? तो 150 BC कहाँ है, यहाँ पे। तो पहले कहाँ है, पहले तो यहाँ 200 की तरफ बढ़ेंगे, 50 तो आएगा ही नहीं इसके पहले, है ना। समझ रहे हो बात को, 150 BC से नहीं, तो इसको हम स्ट्राइक करेंगे, मतलब ये नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर क्या बोल रहा है, अपीयर्ड आफ्टर 150 BC। ये 150 BC है ना, इधर BC चल रहा है, इधर AD चल रहा है ना, इतना तो बता दिया। अब 150 यहाँ पर है, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। ये 150 BC है। अब सेकंड नंबर ऑप्शन बोल रहा है अपीयर्ड आफ्टर 150 BC। तो जाहिर सी बात है 50 BC के बारे में बोल रहा है, ये जीरो है, तो ये तो 150 के बाद ही आ रहा है ना, इधर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इन द ईयर ऑफ 150 BC। 150 BC में ही लाई करता है ये 50 BC? नहीं लाई करता यहाँ। फिर है इन द डिकेड ऑफ 150 BC। क्या 150 BC वाले डिकेड में लाई करता है? 150 BC डिकेड करने का मतलब 10 साल में, तो 150 BC के बाद कौन सा आएगा आपका 160, है ना। 160 डिकेड में 10 साल होता है ना, तो 160 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो क्या इसके बीच लाई कर रहा है 50 BC? नहीं, ये भी आपका कट जाता है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि 150 BC के बाद ही आता है आपका 50 BC। इधर समय बाद में चलता है, मतलब इधर की ओर चलता है, पीछे नहीं जाता। समझ गए? मुझे उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग इधर उल्टा चलते हैं, लेकिन समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए हम लोग किसी के जीवन काल को अगर BC में शो करना होता है तो कहते हैं 150 BC से 100 BC तक वो इस दुनिया में था। लेकिन वहीं AD में जाते तो हम लोग क्या कहते हैं कि 150 BC AD से 200 AD की उसका जीवन काल था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो 16 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर बी होगा, अपीयर्ड आफ्टर 150 BC। बहुत कुछ समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, देख लो 17 नंबर में क्या पूछ रहा है, द ईयर
100 नहीं है, 1015 AD कम्स इनटू विच सेंचुरी। अब सेंचुरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है आपको। देख लो कैसे समझोगे, यहाँ पर कैसे समझोगे ज़रा देख लो। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं दशक, 10 ईयर्स को, और सेंचुरी मतलब शतक कहते हैं। तो हिंदी वाले भी समझ लें थोड़ा बहुत। अब ज़रा देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ बोला है कि 1015 AD कम्स इनटू विच सेंचुरी। 10th सेंचुरी में आता है, 11th सेंचुरी में आता है BC में, और फिर 10th सेंचुरी AD में, और फिर 11th सेंचुरी AD में। तो ये पूछा है AD में पूछा है, तो BC में कहाँ चला जाएगा, ये BC तो होगा ही नहीं, है ना। इसका आंसर होगा क्या, 10th सेंचुरी AD या फिर 11th सेंचुरी AD। अब देखते हैं कि किस में आता है, कैसे आता है। देख लो, ध्यान से समझना, इसमें भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप टाइम का सारा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे इसमें। यहाँ पर देखने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 17 को। अब मैं अभी आपको क्या बताया, टाइम लाइन के बारे में बताया, है ना, और नंबर लाइन के बारे में बताया, टाइम कैसे आगे की ओर बढ़ता है उसके बारे में बताया। अब ज़रा देख लो, ध्यान दो। यहाँ पर मान लो कि अब AD के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम लोग 0 से उठाते हैं, है ना। मान लिया जाए यहाँ पर 0 है, नंबर लाइन पे 0 है, और इधर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 100 साल होगा कहीं, मान लो 100 साल में 1 सेंचुरी होता है, तो यहाँ पर 100 ईयर हो गया आपका, ठीक। फिर यहाँ पर 200 ईयर, यहाँ पर 200 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका 300, इसी तरीके से यहाँ होगा 1000, आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर होगा कितना, मान लो 1100, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लो, 100 साल में 1 सेंचुरी होता है, 100 साल में 1 सेंचुरी होता है। यहाँ तक समझ गए। अब देख लो, यहाँ अगर 100 साल है तो इस वाले पीरियड को हम लोग कहेंगे फर्स्ट सेंचुरी कहेंगे ना। और फिर कलर चेंज करता हूँ, देख लो, और इस वाले पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड सेंचुरी। ध्यान से समझना, 0 से 100 तक के बीच को हम लोग क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी, और 100 से लेकर के 200 तक क्या कहेंगे, सेकेंड सेंचुरी। 200 से लेकर के 300 के बीच हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड सेंचुरी। समझ रहे हो बात को। अब ज़रा देखो, गौर करो, 200 के बाद अगर चलना स्टार्ट किए तो थर्ड सेंचुरी में पहुंच गए। यहाँ पर 100 के बाद चलना स्टार्ट किए तो सेकंड में, मतलब एक बढ़ रहा है। तो 1000 से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सा सेंचुरी होगा, वो 11th सेंचुरी होगा ना। तो अगर रीजनिंग लगाओगे थोड़ा बहुत भी समझ आएगा, है ना, समझ आ जाएगा सब चीज़। देख लो, 11th सेंचुरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ 1000 के आगे हम लोग गए तो 11th सेंचुरी में पहुँच गए, और 1015 कहाँ लाई करेगा, यहीं पर तो लाई करेगा। तो 11th सेंचुरी में ये लाई करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फिर से मैं समझा देता हूँ एक अच्छे तरीके से। देख लो यहाँ पर क्या आपको समझना है। यहाँ पर देखो, अच्छा, कभी अगर एग्जाम में पूछ दे कि 100 किस में लाई करता है, तो फर्स्ट सेंचुरी में लाई करता है। लेकिन 101 हो गया तो वो सेकेंड सेंचुरी में लाई करेगा। 200 किस में लाई करता है, सेकेंड सेंचुरी में। लेकिन 201 ईयर किस में लाई करता है, थर्ड सेंचुरी में। समझ रहे हो। तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देख लो, जब भी अगर 100 सेंचुरी की बात कहें तो ये फर्स्ट सेंचुरी में है। 200 साल बोले, है ना, 200 AD बोल दे तो ये सेकेंड सेंचुरी में ही आएगा। 300 AD बोल दे, ये सब AD में लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना, AD में, तो ये थर्ड सेंचुरी में आ जाएगा। इस तरीके से समझ रहे हो ना। लेकिन जब भी 100 AD से थोड़ा सा भी प्लस हुआ तो वो आपका सेकेंड सेंचुरी में चला जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से लेकर के 100 फर्स्ट सेंचुरी था। फिर इसी तरीके से आपका अगर 200 से ज़रा सा भी प्लस चला गया तो आप समझ जाओ कि वो थर्ड सेंचुरी में पहुंच जाएगा, मतलब 1 से बढ़ जाएगा। वो 100 था, मान लो 101 रहता तो सेकेंड सेंचुरी, 199 रहता तो सेकेंड सेंचुरी में। समझ रहे हो। 200 जैसे पहुंच गए, 200 तो 200 तक ही रहेगा आपका सेकेंड सेंचुरी में, लेकिन 200 से जैसे ही प्लस गए थर्ड सेंचुरी में पहुंच गए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1015 AD के बारे में पूछा तो 1000 से 1000 मतलब कितना, 1000 मतलब 10वीं सेंचुरी, है ना, यही तो होता है। 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000, और 1000 का मतलब हुआ कि 10वीं शताब्दी के बारे में ये बोल रहा है। लेकिन उससे ज़रा सा भी प्लस गए, जैसे यहाँ 15 था, तो जाहिर सी बात है कि हम एक ज़्यादा बढ़ जाएंगे 11th सेंचुरी में। कैसे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, ये तो मैं अभी आपको समझा दिया, है ना, इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू। और एक तरीका भी बता दिया कि जब भी ऐसा पूछे कि 100 से ज़रा सा भी प्लस रहे, 100 खुद आपका फर्स्ट सेंचुरी में है, लेकिन 100 से ज़रा सा भी प्लस रहे सेकेंड सेंचुरी में पहुंच जाएंगे। 100 से ज़्यादा थोड़ा सा भी बढ़े हम 11वीं सेंचुरी में पहुंच जाएंगे।
ठीक है। तो मान लिया जाए 1990 किस में है, तो 1900 से ज़रा सा भी आगे बढ़े तो 20वीं शताब्दी में पहुंच गए। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में, क्योंकि 2021 चल रहा है, तो 2000 मतलब 2000 से थोड़ा सा आगे हैं, मतलब 21वीं शताब्दी में। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर है सब चीज़, ठीक। अब ज़रा देख लो, इतना दूर समझ गए, और इसका आंसर होगा आपका 11वीं सेंचुरी आंसर। अब ज़रा देख लो, अब यहाँ पर खेल आता है आपका मैच करने वाला। देख लो, यहाँ पर है विक्रम संवत, शक संवत, गुप्ता एरा और कलियुग, है ना। कलयुग के बारे में बोला है, ये पता नहीं कौन से किताब में कलयुग के बारे में लिखा हुआ है कि ये 3101 क्या है ये, हाँ 3102 BC में, है ना, ये तब से स्टार्ट हो गया कलयुग, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ होगा, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ज़रा देख लो यहाँ पर विक्रम एरा। अब तुरंत आंसर बताओ, विक्रम का कोड क्या बताया था? विक्रम का कोड बताया था कि विक्रम ऐसा लड़का है जिसको हर कोई क्या करता है, लाइक करता है, याद है ना। अब आई को हटा दो, ई को हटा दो, बच क्या गया एल। एल का कोड 5 है, के का कोड 7 है, क्लियर। तो इसका आंसर आपका 50 BC होगा। हालांकि आप 50 नहीं दे रखा था, 58 दे रखा था, तो आपको इसमें टिक लगाना है, ठीक है। कई बार कई एग्ज़ाम में ऐसा माना गया कि 58 को करेक्ट आंसर माना है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से, जितना मैं रिसर्च किया हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ, उसके हिसाब से 57 करेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर ऑब्लिक में खुद से लिख दिया हूँ 57 BC, और याद भी रखना है इसको 57, क्योंकि कैलकुलेशन का भी पार्ट है इस चैप्टर में, कुछ कैलकुलेट भी करने होते हैं कैलेंडर के हिसाब से, तो तब भी आपको 57 को ही लेना पड़ेगा, है ना। अब कब से स्टार्ट हुआ, किस खुशी में स्टार्ट किया गया, ये सब भी बताऊंगा, तब भी आपको पता चलेगा कि 56 में कौन कहाँ पर विक्ट्री पाया था। उसके बाद 57 से स्टार्ट किया गया उस एरा को, विक्रम एरा को, है ना। ये आगे आने वाला है, तो ध्यान दो। विक्रम को बताया था लाइक का कोड आप डिकोड करते हो तो 57 आता है, तो इसका आंसर 57 BC और फिर 58 BC करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका शक संवत कब से स्टार्ट होता है, इसके बारे में पूछा है, तो ज़रा देख लो शक के बारे में क्या है आपका। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर है ना कि विक्रम एरा के बारे में बोल रहा था, तो विक्रम का आंसर है आपका 4th नंबर। 4th नंबर कौन सा है, इन दोनों में C और D इसका आंसर होगा, है ना। अब ज़रा देख लो यहाँ पर, देखो शक के बारे में। शक कौन लोग करते हैं, कवि लोग। कौन लोग करते हैं, कवि लोग करते हैं शक, है ना। खास करके राजनेता लोग के ऊपर हमेशा इस शक की दृष्टि से देखते हैं। तो इसका कोड था शक का कवि। अब देख लो, ए को हटा दो, आई को हटा दो, के का कोड क्या बच जाता है आपका 7, वी का कोड क्या है 8, तो इसका 78 आंसर होगा। सिर्फ विक्रम एरा ऐसा है जो BC में आंसर होगा, बाकी सबका AD में ही होगा, है ना, जितना मैं बता चुका हूँ पहले। कलयुग को छोड़ करके, कलयुग भी आपका BC में है, हालांकि कलयुग आपसे कभी नहीं पूछने वाला आगे किसी भी एग्जाम में, टेंशन मत लो। तो शक के बारे में क्या है यहाँ पर, कवि का कोड डिकोड करते हैं 78 आता है, तो 78 क्या होगा, इसका आंसर होगा। 78 कहाँ पर है, 3rd नंबर। देख लो 3rd नंबर कौन है, इसमें दिया हुआ है, मतलब D नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग भी बताओ कि गुप्ता एरा कब से स्टार्ट होता है। तो गुप्ता के बारे में क्या कोड बताया था कि किस जाति का नाम है, ये मनुष्य जाति का नाम है, कास्ट का नाम है ना, गुप्ता वर्मा शर्मा जैसे रहते हैं, तो मनुष्य जाति का नाम है। इसका मैंने बताया था मनुष्य, है ना। मनुष्य ऐसे लिखोगे, ए को काटना ही पड़ता है, वाई को काटना ही पड़ता है, यू को काटना पड़ता है, ए को काटना पड़ता है, बच जाता है एम का कोड है 3, एन बच जाता है 2 और एस बच जाता है 0, 320 AD इसका आंसर होगा 2। देख लो 2 है इसका। कलयुग को अगर याद रखना चाहो तो रखो, क्या ये 3102 BC, है ना, 3102 BC से स्टार्ट होता है कलयुग। तो यही इसका क्या होगा, D नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होगा, नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या ही बताऊं, फिर कोई तरीका ही नहीं पढ़ने का इसके अलावा, इससे बेहतर। और वीडियो को लाइक भी करना आप लोग, है ना। हालांकि मैं लाइक करने जल्दी नहीं बोलता, लेकिन और मैं थक भी गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ चैप्टर को कंप्लीट कर देता हूँ। देख लो यहाँ पर क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा है ये। अच्छा, इसके बारे में डिटेल बता दूँ क्या, इसके बारे में सारा संवत के बारे में, एरा के बारे में एक बार बता देता हूँ। देख लो जगह है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सा था। विक्रम एरा कब से स्टार्ट हुआ है, विक्रम एरा आपका स्टार्ट हुआ है 57 BC से। 58 भी कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन 57 को मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको मान के चलना है। फिर आपका शक संवत, शक एरा और फिर शक कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ आपका 78 AD से, सबका कोड भी बता चुका हूँ। इसी तरीके से आपका गुप्ता एरा जो है वो कब से स्टार्ट होता है, तो ये 320 AD से स्टार्ट होता है।
फिर आपका कलियुग। कलियुग याद रखना ज़रूरी नहीं है, हालांकि मैं बता देता हूँ 3102 BC से, है ना, ये BC से स्टार्ट होता है। अब ज़रा देख लो यहाँ पर इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब ज़रा मैं कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ, देख लो, कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। एक और याद रखना, देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम लोग मानते हैं, अंग्रेजी वाला कैलेंडर, जनवरी फरवरी ये सब जो मानते हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1 AD से, है ना, 1 AD से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के आने के बाद। तो कौन से कैलेंडर का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन किसको लाया है, किस वजह से लाया, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। एक और याद रखो, देख लो यहाँ पर गुप्ता के बाद एक और लिख लो, हिजरी संवत। मैं बता चुका हूँ, हालांकि इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, बहुत कुछ पॉइंट्स बताने हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी लिखवा दे रहा हूँ। आप लोग लिख सकते हो 622 AD से स्टार्ट हुआ है क्या, हिजरी संवत, ठीक है। सीक्वेंस में भी आपको ध्यान में रखना है। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, विक्रम संवत के बारे में, या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में क्या ध्यान देना है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में ज़रा जान लो कि इसके बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था पोप जॉर्ज। पोप थे एक, है ना, पोप मतलब फादर होते हैं एक चर्च के। तो पोप जॉर्ज ने ग्रिगोरी, इनका नाम था पोप ग्रिगोरी 13 नंबर के ये पोप थे, इनका नाम था पोप ग्रिगोरी 13। ये व्यक्ति ने इस कैलेंडर को लाया था पहली बार, और कब लाया था ये भी पूछ लिया जाता है। ये 13 को मत भूलना, पोप ग्रिगोरी 13 ये व्यक्ति ने लाया था ग्रिगोरियन कैलेंडर को खुद के नाम पे, है ना। तो इस कैलेंडर को जनवरी फरवरी जो हम लोग फॉलो करते हैं, अंग्रेजी वाला कैलेंडर, इसको कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये किसने लाया था? पोप ग्रिगोरी 13 नामक व्यक्ति ने। और कब लाया था? 1582 AD में, मतलब ईस्वी में, AD समझो। ये बनाया है इस कैलेंडर को 1 AD को बेसिस मानते हुए, तब से ये कि 1 AD से ऐसा कैलेंडर चलेगा, है ना। तो इसके बारे में समझ गए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर को किसने लाया? पोप ग्रिगोरी 13 ने। और कब लाया? 1582 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट देख लो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर को कब अडॉप्ट किया गया। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए इस बात को कि कोई बहुत फेमस पत्रकार हैं, वो भी इस मुद्दा को काफ़ी ज़ोरों से उठाया था कि क्यों आखिर विक्रम संवत और शक संवत को क्यों हटा दिया गया। शक संवत हालांकि हमारे इंडियन नेशनल कैलेंडर है, वो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है शक संवत, उसको क्यों हटा दिया गया 1957 के बाद। ये भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया था। तो मैं बता दूं कि इंडिया में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसको एक्सेप्ट किया गया 22 मार्च, लिख लो 22 मार्च। ये एक जगह और मिलेगा आपको 22 मार्च, मतलब चैत्र महीना जो होता है हिंदी वाला, तो उसका जो फर्स्ट डेट होता है वो कौन से डेट में लाई करता है, तो वो 21 और 22 मार्च को लाई करता है। लेकिन इसका सटीक 22 मार्च आप याद रख सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया, शायद लास्ट आखिरी क्वेश्चन इसका यही है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखो इसको। और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ कि ग्रिगोरियन कैलेंडर को इंडिया में कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को लिख लो ये सारे पॉइंट्स अगर लिखना चाहो तो। ग्रिगोरियन कैलेंडर को कब फॉलो किया गया, मतलब हम लोग इंडिया में जनवरी फरवरी वाला हिसाब किताब जो है ये 22 मार्च 1957 से फॉलो कर रहे हैं, अडॉप्ट किया इंडिया ने ऑफिशियली, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं कोई और कैलेंडर के बारे में बात कर लेता हूँ, देख लो। अब बच जाता है आपका विक्रम कैलेंडर। ये विक्रम संवत जो है 57 BC में स्टार्ट हुआ। ये जो है ये ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल है, ध्यान देना। अभी मैं क्या बताया कि ऑफिशियल कैलेंडर या फिर नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया क्या है? शक संवत, ये वाला। लेकिन विक्रम संवत कहाँ का है? तो नेपाल का है। नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है विक्रम कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। शक संवत के बारे में एक चीज़ और जान लो। शक संवत जो है, शक कैलेंडर जो है वो कौन स्टार्ट किया था? तो कुषाण का जो किंग थे, कुषाण मतलब जम्मू कश्मीर वाला, है ना, हिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग। तो वहाँ के किंग थे कनिष्क। तो कनिष्क ने अडॉप्ट किया था शक संवत को, शक कैलेंडर को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखो कि इंडिया का नेशनल कैलेंडर ये तो हो गया, शक संवत ही होगा आपका। और विक्रम संवत जो है
ये क्या होता है, विक्रम संवत को किसने स्टार्ट किया, तो विक्रमादित्य नाम के एक किंग ने। वो क्यों, किस खुशी में, तो उज्जैन में जाकर के शक लोग को, ये शक लोग को हरा देते हैं, उसी खुशी में क्या किया जाता है वहाँ पर। और ये एडी में है, तो अब कैसे शक लोग को हरा दिया, ऐसा भी आप सोच सकते हो, है ना। तो शक लोग को बहुत पहले ही 56 BC में ही वो हरा दिए थे और 57 BC से इसी खुशी में एक नया कैलेंडर जारी किए थे अपने नाम पे, विक्रम संवत के नाम पे। वापस फिर से शक आ जाते हैं अपने राज्य में, है ना, मतलब फिर से वो गेन कर लेते हैं अपने राजपाट को, ये बात की बात है। तो ऐसे मत रिलेट कर लेना कि ये एडी में है तो ये BC में क्यों हो गया, है ना, पहले क्यों हरा दिया वो, है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो विक्रम जो थे, विक्रमादित्य जो थे, वो उज्जैन में शकलों को हरा देते हैं, उसी खुशी में 57 BC से एक नया कैलेंडर जारी करते हैं। हराने का डेट है 56 BC, लेकिन जारी किया गया इस कैलेंडर को 57 BC से लागू किया गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है विक्रम संवत, शक संवत के बारे में। अब बात करते हैं गुप्ता संवत के बारे में, है ना। गुप्त संवत जो है वो 320 AD में स्टार्ट होता है। अब इसके पीछे की स्टोरी समझो कि क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि गुप्ता कैलेंडर जो है इसको स्टार्ट किसने किया। तो देखो बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, तो वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, लेकिन गुप्त वंश अलग है, ये गुप्ता अलग हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसको किसने स्टार्ट किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इस कैलेंडर को स्टार्ट किया, गुप्ता कैलेंडर को। बस इतना पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो फर्स्ट को ध्यान में रखना। फिर हिजरी संवत के बारे में, ये 622 AD में कैसे स्टार्ट किया गया, तो मैं पहले बता दिया हूँ कि जब मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का से मदीना को मतलब माइग्रेट कर रहे थे, तब उस घटना को हिजरा कहा गया और उसी खुशी में एक कैलेंडर को जारी किया गया जिसको नाम दिया गया इस्लामिक ईयर, है ना। इस्लामिक ईयर भी इसको समझा जाता है कि कब से स्टार्ट किया गया, तो हिजरी संवत के नाम से स्टार्ट किया गया 622 AD में। क्लियर है यहाँ तक, सब चीज़ क्लियर है मुझे यहाँ तक लग रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके। 18 नंबर का हम लोग देख चुके हैं ना, क्या था इसका आंसर, शायद डी था, डी ही है, हाँ। अब ज़रा देख लो 19 नंबर यहाँ पर है, विक्रम संवत कमेंस्ड इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में, तो विक्रम का कोड क्या था, विक्रम नाम का आपका क्लासमेट है जिसको हर कोई लाइक करता है, लाइक को डिकोड करोगे, एल का कोड 5 होता है, के का कोड 7 होता है, इसका आंसर 7 होगा। तो 57 BC इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। हालांकि RRB ने इसका आंसर 58 BC को माना है, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका 57 BC है। आपके बुक में लुसेंट में 58 AD दिया है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट 57 BC है, ठीक। अब ज़रा देख लो यहाँ पर है शक, क्यों है ये आप आगे भी देखोगे, कैलकुलेशन में अगर 58 डालोगे तो गलत हो जाएगा, 57 BC अगर डालते हो तभी ही वो सही होगा। देख लो फिर से, यहाँ शक संवत हैज़ कमेंस्ड इन द रेन ऑफ विच किंग, कौन से राजा के शासनकाल में शक संवत को स्टार्ट किया गया, ये भी पूछ लेता है। तो मैं अभी बताया कि कनिष्क जो हैं, कनिष्क राज्य के जो कुषाण राज्य के जो कनिष्क हैं राजा जो हैं कनिष्क, है ना, उन्होंने स्टार्ट किया था शक संवत को। क्लियर है यहाँ तक, तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट आपका 21 नंबर में है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन विच संवत। अभी बताया कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया क्या है, किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है शक संवत को। शक संवत कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। और शक संवत में क्या होता है, चैत्र वैशाख, है ना, जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक वाला जो भी पढ़ते हो आप लोग, उसी को कहा जाता है शक संवत, हिंदी वाला कैलेंडर। हालांकि एक चीज़ और भी गौर करने वाली बात है कि मतलब पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा है यहाँ पर, किसी की प्रेजिंग नहीं कर रहा हूँ। हालांकि हर स्टूडेंट के लिए जो ये मोदी राज है ये थोड़ा सा नुकसानदेह है, लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि 2014 के बाद के कैलेंडर को उठा लेना, जो नेशनल कैलेंडर होता है उसमें उठाकर देख लेना, जनवरी फरवरी जहाँ लिखा रहता है ना, वहाँ पर शक संवत का चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी 2014 के बाद, मतलब मोदी के जीतने के बाद ये चीज़ नज़र आया होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप तो सोचते हैं वो कुछ कुछ चीज़ों में। हालांकि बेरोजगारी का तो आलम बहुत ख़तरनाक है अभी, छोड़ो, खैर अलग की बात है। तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया क्या है, शक संवत, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, सीधी शब्दों में अगर कहा जाए तो कांग्रेस वाले इसको हटा दिए थे कैलेंडर से। अब ज़रा देख लो, मतलब कैलेंडर से नहीं हटा दिए, फिर से यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे ऑफिशियल
जगह पे क्या होता है, कुछ चीज़ों को रखा जाता है, कोई कैलेंडर है ना, तो वहाँ पर मेंशन नहीं किया रहता था चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, ये सब नहीं लिखा होता था। लेकिन 2014 के बाद वो भी महीना देखने को मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर यहाँ पर 22 नंबर देख लो, बोला द क्रेडिट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता संवत। गुप्ता संवत को किसने स्टार्ट किया, तो अभी अभी बताया चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर यहाँ पर क्या है 23 नंबर में देख लो, चंद्रगुप्त प्रथम हैज़ कमेंस्ड गुप्ता संवत किस खुशी में, ये बता दो। तो अभी अभी बताया है ना कि किस खुशी में किया। फर्स्ट नंबर ऑप्शन पढ़ो, देखो क्या है ये, टू कमेमोरेट हीज असेंडेंस टू द थ्रोन। यही इसका आंसर भी है कि वो राज को क्या किए थे, मतलब उस टाइम वो राज सिंहासन को क्या किए थे, सिंहासन मतलब गद्दी पे बैठे थे, उस खुशी में क्या किया गया, मनाया गया, उत्सव मनाया गया, कमेमोरेट किया गया, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसी खुशी में क्या किया, गुप्ता संवत को स्टार्ट किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या है, आंसर है। अब देखना एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज कैसे किया है। सेकंड नंबर ऑप्शन पढ़ो, यहाँ पर दिया ऑन द ओकेजन ऑफ सकास अप्रोटिंग, मतलब शक लोग को उखाड़ फेंकने के वजह से ये चीज़ स्टार्ट किया गया गुप्ता संवत को। आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्यों, क्योंकि मैं अभी अभी इससे रिलेटेड कुछ बातें को बताया था कि शक लोगों को हरा दिया गया था उज्जैन में, लेकिन किसके थ्रू, चंद्रगुप्त प्रथम के थ्रू नहीं। वो किसने हराया था, वो हराया था विक्रमादित्य ने। तो ऐसा नहीं जल्दबाजी में ये वाला आंसर टिक लगा देना है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना, विक्रमादित्य ने उज्जैन में शकलों को हरा दिया था, तब से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, ना कि गुप्ता संवत। तो गुप्ता संवत किस खुशी में, तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो उस दिन क्या किए थे, राज सिंहासन को प्राप्त किए थे, गद्दी पे बैठे थे, इसी खुशी में गुप्ता संवत को स्टार्ट किया गया था। दोनों में अंतर है और ये मैं बता दिया। इसका आंसर नंबर ए होगा, ना कि बी। फिर देखो नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, यहाँ बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहाँ पर क्या दे रखा है देख लो, यहाँ पर दिया है, अच्छा ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखो विक्रम संवत बिगेन इन 58 BC, चलो 58 दिया है, लेकिन 57 में मोस्ट अप्रोप्रिएट मानता हूँ, इसको भी ध्यान रखो। ये भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है ना, मतलब पूछा क्या कितने करेक्ट हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर शक संवत का क्या है, विक्रम का नहीं याद रहता तो आप सीधा लाइक, है ना, विक्रम को हर कोई लाइक करता है, ये चला जाएगा 5 और 7, मतलब ये कहीं ना कहीं करेक्ट है। शक संवत कौन लोग करते हैं, कवि लोग करते हैं। के का कोड क्या है आपका, के का कोड है 7 और वी का कोड है 878 AD, करेक्ट है। फिर गुप्ता एरा कब है आपका, तो ऑलमोस्ट 319 दिया है, लेकिन 320 एग्जैक्ट है इसका। तो देख लो क्या है गुप्ता के बारे में, मतलब मनुष्य में देख रहे हो कि सब चीज़ कट जाता है, MNS बचता है। एम का कोड है 3, 2 एस का है 0, 320, मतलब ये करेक्ट है आपका। फिर दिया द मुस्लिम, यहाँ पर द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुस्लिम रूल के बारे में पूछा कि कब बिगिन हुआ, तो ये आपका बिगिन हो जाता है 1192 में। नहीं, ऐसा नहीं है, हालांकि कई संदर्भ में ये भी करेक्ट है आपका, लेकिन ये एग्जैक्ट सही नहीं है। तो क्या सही है देख लो। सबसे पहली बात कि मुस्लिम रूल इन इंडिया जो बिगिन हुआ, वो सबसे पहली बात कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 1712 AD में अटैक किए थे सिंध पे, है ना, तब जा कर के ये एरा स्टार्ट हो जाता है, तभी से मुस्लिम एरा स्टार्ट हो जाता है। कई मायने में ये करेक्ट है आपका 712, जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था इंडिया पे। दूसरे संदर्भ में बोला जाता है कि 1526 को माना जाता है डेट, 1526 को, कि 1526 से स्टार्ट हुआ मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुग़ल के आने से, है ना, मतलब बुरी तरह से अगर रूल किया है इंडिया में तो बाबर ने स्टार्ट किया था। तो बाबर क्या है, बाबर किसको हराया था, पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को, है ना। तब से यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हो चुका था, है ना। तो तब से भी माना जाता है मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 4th नंबर सही नहीं है, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। तो 1, 2 और 3, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट है, ठीक। अब ज़रा बात करते हैं, देख लो यहाँ पर क्या दिया है, हर्षवर्धना इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं सोचता हूँ कि यहीं तक रहने दो 24 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है, और सेकंड पार्ट में इसका जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि मैं फर्स्ट जो पार्ट में बताया, जो मेथड बताया, निमोनिक मेथड जो बताया है ना,
निमोनिक मेजर सिस्टम जो बताया उसमें ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि मुझे कभी ना कभी बताने थे, अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत मैं सोचा नहीं, इसी सीरीज़ में बना देता हूँ। काफ़ी थक गया हूँ यार, है ना, बोलते बोलते। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर दूँ, इस चैप्टर को पूरा वैसे भी कंप्लीट कर देना। वैसे कैलकुलेटिव पार्ट भी है थोड़ा सा, कुछ कैलेंडर से रिलेटेड, वो मैं आपको समझा दूंगा। वो सिंपल कैलेंडर नहीं है जो आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हो, इससे रिलेटेड है। मतलब विक्रम संवत से शक संवत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रिगोरियन से विक्रम में कैसे जाते हैं, तो इसके पीछे के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो। हालांकि अभी तक मैं 24 क्वेश्चन डील किया हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आई, और समझ में आई तो आप ज़रूर मुझे बताना, है ना, कमेंट ज़रूर करके बताना कि कितनी बातें समझे कितनी नहीं समझे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।